महास्थभिर जातक। अध्याय 12। मेरे पिता एक गायक थे। सिर्फ गायक कहने से उनका पूर्ण परिचय नहीं दिया जा सकता। उनकी संगीत प्रतिभा अद्भुत थी। मैंने जीवन में कई संगीतज्ञ गायक गायिकाओं को देखा है। उनके साथ दिनों दिन सालों साल एक साथ रहा भी हूं। लेकिन एक विषय में पिताजी जैसा गुणी मेरी नजरों में कोई नहीं आया। उनके कंठ में असामान्य शक्ति थी। शाम के समय पढ़ाई की सभा में उनके शोर शराबे और डांट डपट के कारण लगभग हर दिन रैंडी के तेल का दीपक समय से पहले ही बुझ जाता था। यहां तक कि हैरिकेन की लालटेन की रोशनी भी धक धक करने लगती थी। साधारण ब्रह्म समाज द्वारा प्रकाशित जो ब्रह्म संगीत उस समय उपलब्ध था, उसमें विभिन्न राग रागिनियों की लगभग 500 गीत हुआ करते थे। प्रतिदिन सुबह और शाम वे उस पुस्तक को लेकर ब्रह्मोपासना प्रार्थना में बैठते थे। उपासना के पहले एक और बाद में एक गीत गाकर सत्र समाप्त होता था। ब्रह्म संगीत के पहले पन्ने से शुरू करके वे प्रतिदिन एक नया गीत गाते थे। गीत भले ही नया होता, पर सुर के प्रति उनकी निष्ठा अलौकिक थी। मैंने उन्हें किसी भी गीत को किसी भी सुर, छंद और लय में ढालकर भक्तिभाव के साथ सहजता से गाते देखा है। पिताजी की ये संगीत प्रतिभा वंशानुगत थी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके वंशजों में ये शक्ति निरंतर प्रवाहित हो सके, इस विषय में वे जरा भी लापरवाह नहीं थे। इसीलिए हम तीनों भाइयों को भी पिताजी के साथ उस गायन में शामिल होना पड़ता था। आज जब मैं उस अद्भुत कंठ कंसर्ट यानी सामूहिक गायन को याद करता हूं, तो भगवान की दया और पड़ोसियों की सहन शक्ति की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। हमारे बचपन में घर के भीतर 24 घंटे निशिदिन उपदेश सुनने पड़ते थे। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, ब्रह्मानंद केशव चंद्र, विवेकानंद, विद्यासागर महाशय, इन सभी के सद्गुण हम में से हर कोई आत्मसात कर सके, इस विषय में घर के बड़े अधिकारी नियमानुसार कड़ी नजर रखते थे। हमारी पाठ्य पुस्तकें भी उपदेशों से भरी होती थीं। गारफील्ड, गैरीबाल्डी, थियोडोर पार्कर, मार्टिन लूथर, जॉर्ज वॉशिंगटन या नेल्सन के मुंह से कब कौन सा वेद वाक्य, अनमोल वचन निकला था, प्रश्न पूछते ही यदि उसे उगल ना पाएं तो परीक्षा पास करने की संभावना बहुत कम होती थी। इसके अलावा मातृभाषा में जो लिरिक्स यानी कविताएं पढ़ाई जाती थीं, उसका भी एक नमूना देता हूं। इस भूमंडल को देखो, ये कैसा सुख का स्थान है, हर प्रकार से सुख का दान कर रहा है। जीवन धारण करने के लिए या आराम के लिए जिन जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है, इत्यादि। इसके अलावा हर शनिवार को स्कूल में 1 घंटे की मॉरल ट्रेनिंग यानी नैतिक शिक्षा दी जाती थी। इन सरासर झूठ और उनसे भी कहीं अधिक भयानक अर्धसत्यों पर पॉलिश चढ़ाने के लिए हर रविवार को हमें एक और संस्थान में भेज दिया जाता था। इस संस्थान का नाम था रविवार नीति विद्यालय। ब्राह्मो समाज के सामाजिक मामले, उपासना से लेकर विवाह तक ईसाइयों से काफी मिलते जुलते थे। शायद ईसाइयों के संडे स्कूल के अनुकरण पर ही इस रविवार नीति विद्यालय की स्थापना की गई थी। हमारा संडे स्कूल एक शान शौकत यानी दिखावे की जगह थी। स्कूल जाने के कपड़ों को लेकर घर पर भले ही हमारे लिए कोई कड़ा नियम नहीं था, लेकिन संडे स्कूल जाने के कपड़ों की व्यवस्था मां खुद करती थी। साजो सामान की चमक धमक भले ही न हो, पर कुलीनता और सुघड़पन साफ छलके, इसमें कोई कमी नहीं रहने दी जाती थी। मेरे घुंघराले बाल सूखे होने पर उनमें मांग टेरी नहीं निकलती थी, इसलिए रविवार की सुबह जल्दी उठकर मुझे स्नान करना पड़ता था ताकि बाल नरम हो सकें। समाज के कई धनी परिवारों के लड़के लड़कियां यहाँ नीति शिक्षा लेने आते थे। वे यहाँ नीति सीखते थे और उनसे हम दुर्नीति यानी बुरी आदतें सीखते थे। उनके तौर तरीके अजीब थे। लड़के सेंट जेवियर स्कूल के छात्र थे और लड़कियां लोरेटो या किसी अन्य फिरंगी स्कूल में पढ़ती थी। उनमें से कई लोग बंगाली बोलने से कतराते थे, जैसे बंगाली रंगमंच पर सजा धजा अंग्रेज यानी नकल करने वाला बंगाली बोलता है। वे अंग्रेजी कैसी बोलते थे ये समझने जितनी विद्या हमारे पास नहीं थी। लेकिन एक बात आज भी अच्छी तरह याद है कि उनमें से अधिकांश लोग ड यानी RRA का साफ उच्चारण नहीं कर पाते थे। वे हमें बहुत तुच्छ समझते थे, हम भी उन्हें तुच्छ समझते थे, पर वो केवल दिखावे के लिए। मन ही मन हम उनका सम्मान करते थे। जब वे आपस में शांट, कांट, आरंट, ओ माय कहकर बात करते थे तो हम हैरान रह जाते थे। इस श्रेणी के लोगों का अस्तित्व बंगाल से लगभग समाप्त हो चुका है। एक दिन मैं और अस्थिर तब तक संडे स्कूल में भर्ती नहीं हुए थे। केवल दादा यानी बड़े भाई ही वहां नीति का अभ्यास कर रहे थे। दादा वहां से जल्दी लौट आए, तब शायद सुबह के 9 बजे होंगे। संडे स्कूल 10 बजे खत्म होता था। दादा को जल्दी आते देख पिताजी को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने उन्हें बुलाकर जल्दी आने का कारण पूछा। दादा ने पहले तो छिपाने की कोशिश की, लेकिन कड़ी पूछताछ जेरा में ये बात सामने आ गई कि वे संगीत की कक्षा में शामिल हुए बिना ही भाग आए हैं।
संगीत के वर पुत्र यानी साक्षात संगीत के पुत्र के घर में इतनी बड़ी बगावत यानी काला पहाड़ी पिताजी बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने दादा को उस दिन ऐसी दक्षिणा दी कि यदि कोई मनुष्य नितांत कृत घन ना हो तो वो जीवन भर उसे भूल नहीं सकता। मैंने और अस्थिर ने आपस में परामर्श करके ये तय कर लिया, संगीत की कक्षा में कभी भी नागा यानी फूंक नहीं किया जाएगा। इन सब घटनाओं के 2-3 हफ्ते बाद ही मुझे और अस्थिर को नीति विद्यालय में भर्ती करा दिया गया। पहले दिन न जाने क्यों संगीत की कक्षा नहीं हुई। अगले रविवार को स्कूल के अन्य कार्य संपन्न होने के बाद संगीत की क्लास शुरू हुई। हम दोनों भाई समय से पहले ही वहां पहुंच गए। स्कूल के छोटे बड़े सभी लड़के लड़कियों को एक साथ इकट्ठा करके थोक यानी पाईकारी के भाव से गाना सिखाने की व्यवस्था थी। गाना शुरू हुआ, सबने एक स्वर में गाकर सुनाया, अद्भुत प्रकांड कांड ब्रह्मांड क्या चमत्कार। आहा, हृदय एकदम उमड़ पड़ा। क्या कवित्व है, क्या अनुप्रास है। बाल मन को आकर्षित करने के लिए इससे अधिक मधुर संगीत शायद ही दुनिया में कहीं रचा गया होगा। अक्षय कुमार दत्त महाशय तब तक परलोक सिधार चुके थे, वरना अपनी पुस्तक चारुपाठ के भीतर इतने उच्च श्रेणी के संगीत का बीज छिपा हुआ देखकर वे निश्चित रूप से पुलकित हो उठते। घर और बाहर संगीत सीखने के इतने अवसर पाकर भी मैं भला एक काले खां यानी महान संगीतज्ञ क्यों नहीं बन पाया। रसिक लोग इसके भीतर उसका सुराग जरूर ढूंढ लेंगे। संडे स्कूल के प्रत्येक लड़के लड़की को एक चरित्र पुस्तक रिपोर्ट बुक रखनी पड़ती थी। इस पुस्तक के पन्नों पर रविवार से शनिवार तक के 7 दिनों के आचरण और पढ़ाई में किसने कैसा प्रदर्शन किया, ये घर से या जो लड़कियां बोर्डिंग में रहती थी उनके सामयिक अभिभावकों से लिखवाकर लाकर दिखाना होता था। लगभग सभी लड़के लड़कियों के अभिभावक लिखते थे, पढ़ाई अच्छी, आचरण अच्छा। अत्यंत गंभीर अपराध न करने तक आचरण के संबंध में बुरा मंद कमेंट कोई नहीं करता था। हमारे मामले में लेकिन ये नियम नहीं चलता था। जब तक गंभीर रूप से अच्छे आचरण का परिचय न मिल जाए, हमारे चरित्र पुस्तक में पिताजी आंखें मूंद कर पढ़ाई बुरी और आचरण भी बुरा लिख देते थे। पढ़ाई और आचरण के बीच भी कोई भेद नहीं रखते थे। पढ़ाई खराब होने पर आचरण भी उनके लिए बुरा हो जाता था और आचरण बुरा होने पर पढ़ाई भी बुरी हो जाती थी। हम भी पढ़ाई और आचरण के इन दोनों ताल बेताल को एक साथ किसी भी तरह संभाल नहीं पाते थे। फलस्वरूप नीति विद्यालय के अधिकारी अथॉरिटी हमसे बहुत प्रसन्न नहीं रहते थे। हमारी नीति शिक्षिकाएं यहाँ 1 या 2 पुरुषों के अलावा बाकी सभी महिलाएं थीं और सभी अवेतनिक मतलब बिना वेतन के थीं। वे हम तीनों भाइयों को लेकर परेशान यानी कि हिमशिम होने लगी। उनके धैर्य और लगन को धन्य है। हर सप्ताह के 7 दिन पढ़ाई और आचरण को बुरा देखकर भी वे हमारे बारे में निराश नहीं होती थीं। अत्यंत सहनशीलता के साथ वे हमें भविष्य में अच्छा व्यवहार करने के उपदेश दिया करती थीं। 5-7 सप्ताह के भीतर ही स्कूल के सारे लड़के लड़कियों को पता चल गया कि हम एक से एक नामी बदमाश लड़के हैं। चरित्र पुस्तिका में टिप्पणी लिखने के मामले में भी पिताजी की मौलिकता उल्लेखनीय थी। छत के ऊपर हम लट्टू घुमा रहे थे, तभी एक बार उड़न गच्चा यानी कि लट्टू फेंकने का एक खास तरीका। मारते समय लट्टू छत से उड़कर सीधे नीचे आंगन में जा गिरा। आंगन के कोने में हमारी बूढ़ी नौकरानी शरद की मां बर्तन मांज रही थी। लट्टू ठक से उसके पैर में लगा और फिर मां के पैर से जा टकराया। बस घटना इतनी ही थी। चरित्र पुस्तिका में उस दिन के आचरण के सामने पिताजी ने टिप्पणी लिखी, ये व्यक्ति अत्यंत आत्मसुख परायण है। ये दुष्ट क्षणिक आत्मसुख के लिए नारी हत्या यहाँ तक कि मातृहत्या करने में भी पीछे नहीं हटेगा। इस तरह की टिप्पणियां पढ़कर स्कूल में खूब शोर शराबा और हंगामा मच जाता था। फिर भी हमारा संडे स्कूल हमारे एवरीडे यानी नियमित स्कूल की तुलना में कहीं बेहतर था। वहां पढ़ाई लिखाई का कोई खास बोझ नहीं था। हमारी शिक्षिकाओं के व्यक्तित्व में दश महाविद्या यानी चंडी या उग्र स्वभाव का अंश अपेक्षाकृत कम था। कभी कभी पूरे स्कूल के साथ शिवपुर के बगीचे, बोटैनिकल गार्डन या अलीपुर के चिड़ियाघर में पिकनिक मनाने जाया करते थे। इन सब के अलावा अक्सर कोई ना कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आकर बच्चों को बातों बातों में कहानियों के जरिए उपदेश सुनाते थे। रविवार की सुबह बहुत अच्छी कटती थी। काश हफ्ते के 6 दिन संडे स्कूल होता और केवल 1 दिन असली स्कूल, तो कम से कम मैं कुछ पढ़ाई लिखाई जरूर सीख पाता। इस संडे स्कूल के साथ मेरे जीवन की 2 विशेष स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। मेरे यहाँ भर्ती होने के लगभग 1 साल बाद एक नई लड़की हमारी कक्षा में आई। वो बैथून बोर्डिंग में रहती थी। बैथून बोर्डिंग की लगभग सभी लड़कियां संडे स्कूल आया करती थीं। ये नई लड़की बच्ची ही कही जा सकती थी। मेरी उम्र तब करीब 7 साल रही होगी। वो मुझसे भी छोटी थी, छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसकी आंखों और चेहरे से बुद्धिमत्ता झलकती थी और बात ऐसी करती थी जैसे खील मतलब लावा फूट रही हो।
फ्रॉक पहने उस लड़की ने क्लास में आते ही छोटे बड़े सबके साथ दोस्ती कर ली। पहले ही दिन कुछ ही देर में ऐसा नहीं लगा कि वो कोई नई लड़की है। उस लड़की का नाम नंदा था। अगले रविवार नंदा मेरे बगल में ही बैठी थी। हम दो भाइयों द्वारा आम पापड़ आम सत्व चोरी करके खाने के अपराध में पिताजी ने चरित्र पुस्तिका में टिप्पणी की थी। यह व्यक्ति अत्यंत चतुर तस्कर मतलब चोर है। इतना ही नहीं, यह दूसरों को भी चोरी की वृत्ति अपनाने के लिए लुभाता है। शिक्षिकाएं शायद पिताली की इन टिप्पणियों को विशेष महत्व नहीं देती थीं, वरना वे निश्चित रूप से मुझे स्कूल से निकाल देती या फिर पुलिस के हवाले कर देती। वे मुझे बस हल्की फुल्की डांट डपट देकर भविष्य में सावधान रहने का उपदेश मात्र दिया करती थीं। उस दिन पिताजी की टिप्पणी सुनकर पूरी क्लास के लड़के लड़कियां हंस पड़े। मैं एक चोर साबित होकर दुखी मन से बैठा था। नंदा मेरे बगल में ही बैठी थी। उसने बहुत धीरे से, ताकि कोई और सुन न सके, मुझसे कहा, तुम बहुत शरारती दुष्ट हो ना। लड़कियों के सामने शरारती लड़का बनकर बहादुरी दिखाने जैसा मनोविज्ञान तब तक मुझ में विकसित नहीं हुआ था। मैं सोच ही रहा था कि नंदा की बात का क्या जवाब दूं। तभी वो बोली, शरारती लड़के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे भाई जितने शरारती हैं, तुम भला क्या शरारती होगे। नंदा के साथ बहुत गहरी दोस्ती हो गई। उसने कहा, तुम्हारा नाम तो भाई बड़ा मजेदार है। मेरा नाम की असाधारण है। इस विषय में मैं खुद बहुत सचेत रहता था। इसे लेकर कहीं भी कोई चर्चा होती तो मैं हताश हो जाता था, मगर हर जगह मेरे नाम को लेकर चर्चा का कोई अंत नहीं था। नंदा की बात सुनकर मैं चुप रहा। कुछ देर चुप रहकर वो बोली, क्या मेरी बात का बुरा लगा भाई? ऐसी मीठी बात मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। उसी एक दिन में नंदा के साथ मेरी खूब जम गई। एक दिन मैंने नंदा से पूछा, इतनी छोटी उम्र में वो बोर्डिंग में क्यों आ गई? नंदा ने कहा, उसकी माँ का देहांत हो गया है, इसलिए उसके पिता ने उसे बोर्डिंग में रख दिया है। पिता सरकारी बड़े अफसर हैं। वे इंग्लैंड यानी विलायत से पढ़कर आए हैं। उन्हें मफस्सिल यानी बाहरी इलाकों में रहना पड़ता है। उसकी एक और बहन है जिसकी उम्र मात्र 1.5 साल है। वो अपनी मौसी के पास पल रही है। पिता उसके भाइयों को अपने साथ रखते हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के समय पिता कोलकाता वाले घर आएंगे। उस समय नंदा भी घर जाएगी। पिता की गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती, इसलिए गर्मियों की छुट्टियों में वो पिता के पास जाकर रहेगी। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।